नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमायर क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पादप पोषक तत्व कमी के लक्षण एवं कार्य। यानी पादपों के जो पोषक तत्व हैं उनसे सुपरवाइज़र में ज़रूर प्रश्न पूछा जाता है और बहुत बड़ा टॉपिक है, लोग बहुत कन्फ्यूज़न में होते हैं। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम वीडियो लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पादप पोषक तत्व। तो देखिए, पादप पोषक तत्व में हम सबसे पहले जहाँ से प्रश्न उठना चालू होते हैं वहीं से शुरू करते हैं। हम बात करें कुल आवश्यक पोषक तत्व, यानी पादपों के लिए कुल आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है। तो पादपों के लिए कुल 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं, यानी पौधों को कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आगे प्रश्न की बात करें तो 17वां आवश्यक पोषक तत्व, अगर हम बात करें 17वां आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है, जो 17वां आवश्यक पोषक तत्व है वो है निकेल। निकेल को 17वां आवश्यक पोषक तत्व माना गया है और इसे जो 17वां आवश्यक पोषक तत्व माना था वो ब्राउन और इसके सहयोगी वैज्ञानिकों ने माना था। आगे अपन बात करें लाभदायक पोषक तत्व। अब देखो, आवश्यक पोषक तत्व तो वे तत्व होते हैं जो सभी फसलों के लिए आवश्यक होते हैं और लाभदायक पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जो कुछ फसलों के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी संख्या 4 है। आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा लाभदायक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है, तो 4 है। आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है, तो 17 है। अब कौन कौन से हैं, जैसे वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सोडियम। वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सोडियम। हम शॉर्ट ट्रिक में अगर याद रखना चाहें तो वेसिकोना, वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सोडियम। अब देखो, हम बात करें क्रियात्मक तत्व या कार्य की तत्व। क्रियात्मक तत्व या कार्य की तत्व, इनकी कुल संख्या 21 है। एक तो हमने आवश्यक तत्व पढ़े, एक लाभदायक तत्व। अब आते हैं क्रियात्मक तत्व, तो इनकी कुल संख्या 21 है। लाभदायक और आवश्यक पोषक तत्वों को मिलाकर के क्या कहते हैं, क्रियात्मक तत्व कहते हैं। 4 लाभदायक पोषक तत्व हैं और 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं। इन दोनों ही तत्वों को मिलाकर के क्रियात्मक या कार्य की तत्व कहा जाता है। आगे हम बात करें पोषक तत्वों की अनिवार्यता का सिद्धांत। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि पोषक तत्वों की अनिवार्यता का सिद्धांत किसने दिया, तो आर्नोन और स्टाउट नामक वैज्ञानिकों ने दिया था सन 1954 में। पोषक तत्वों की अनिवार्यता का सिद्धांत आर्नोन और स्टाउट नामक वैज्ञानिकों ने वर्ष 1954 में प्रतिपादित किया। आगे बात आती है क्रियात्मक पोषक तत्व शब्द, यानी कार्य की तत्व शब्द किसने दिया। जो क्रियात्मक पोषक तत्व हमने पढ़े थे 21, यह जो शब्द दिया था वो डीजे निकोलस ने दिया था। तो वह आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि क्रियात्मक या कार्य की तत्व शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो डीजे निकोलस के द्वारा दिया गया। आगे हम बात करें तो आगे और भी बहुत सारे प्रश्न, जैसे हम बात करें प्राथमिक पोषक तत्व। आपसे पूछेगा निम्न में से प्राथमिक पोषक तत्व है, तो एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम क्या होते हैं, प्राथमिक तत्व होते हैं। आपसे पूछेगा द्वितीयक पोषक तत्व कौन सा है, तो कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम। यानी सीधी अगर हम बात करें तो काना से मांग, यानी कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम द्वितीयक पोषक तत्व हैं। हमसे प्रश्न पूछता है निम्न में से द्वितीयक पोषक तत्व हैं, तो कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम तीनों ही किस प्रकार के तत्व हैं, द्वितीयक पोषक तत्व हैं। आगे हम बात करें सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता पादपों को 1 ppm से कम होती है और इनकी कुल संख्या 8 है। कुल संख्या भी पूछ लेता है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कुल संख्या कितनी है, तो 8 है। जैसे मैं बात कहूँ आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है, बोरोन है और निकेल है। वो आपसे ऐसे भी पूछ लेगा कि निम्न में से सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, बोरोन और निकेल किस प्रकार के तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। आगे मैं बात कहूँ गतिशील तत्व। अब देखो, यहाँ बहुत बड़ा वर्गीकरण आता है गतिशील तत्व। गतिशील तत्व कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन और मोलिब्डेनम। अब हम मध्यम गतिशील की बात कहें तो जिंक और कॉपर। जिंक और कॉपर किस प्रकार के तत्व हैं, मध्यम गतिशील तत्व हैं। आगे मैं बात कहूँ गतिहीन तत्व, तो गतिहीन तत्व कौन से हैं, कैल्शियम और बोरोन किस प्रकार के तत्व हैं, गतिहीन तत्व हैं। लेकिन मोस्टली अगर हम बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस पादपों में तो गतिशील है लेकिन मृदा में गतिहीन होता है, यानी पादपों के शरीर में तो गति करता है, मृदा में गति नहीं करता है। अब देखो, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है गतिशील और गतिहीन तत्वों का। जो गतिशील तत्व होते हैं इनकी कमी के लक्षण पादप की
निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है किन तत्वों की कमी के लक्षण पादप की निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं। तो इनमें से कोई एक आएगा, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। तो गतिशील तत्वों की कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं? सर्वप्रथम पादप के निचले भागों पर, और गतिहीन तत्वों के पादप के ऊपरी भागों पर दिखाई देते हैं। आगे हम बात करें तो आगे देखो, जो पोषक तत्वों के कार्यों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम बात करें पादपों में हरापन, प्रश्न पूछेगा पादपों में हरेपन के लिए जिम्मेदार तत्व कौन सा है, या पादपों में हरापन कौन सा तत्व लाता है। तो पादपों में जब हरेपन की बात की जाए तो वो है नाइट्रोजन। लेकिन अगर बात की जाए पत्तियों में हरापन या पत्तियों में हरे रंग के लिए जिम्मेदार तत्व कौन सा है, तो पत्तियों में हरे रंग के लिए जिम्मेदार तत्व है मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोरोफिल का अवयव होता है। ध्यान रखना, अगर पादपों में हरे रंग की और वानस्पतिक वृद्धि की बात की जाए तो नाइट्रोजन, और पत्तियों में हरे रंग की बात की जाए तो वो है मैग्नीशियम। आगे हम बात करें भूसे की मात्रा में वृद्धि, प्रश्न पूछा था भूसे की मात्रा में वृद्धि किस तत्व के कारण होती है। तो नाइट्रोजन तत्व भूसे की मात्रा में वृद्धि करता है। आगे मैं बात कहूँ भूसे की मात्रा में कमी, तो भूसे की मात्रा में कमी कौन करता है? फास्फोरस करता है। आगे बात कहूँ भूसे की गुणवत्ता में वृद्धि यानी भूसे की क्वालिटी में वृद्धि, तो क्वालिटी तत्व कौन सा है? पोटेशियम। ये भूसे की क्वालिटी में वृद्धि करता है। देखो, एक तो भूसे की मात्रा में वृद्धि, भूसे की मात्रा में कमी, और गुणवत्ता में वृद्धि कर सकता है। एक यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा फसल के पकने में देरी, तो वहाँ भूसे की मात्रा में वृद्धि होगी तो फसल के पकने में देरी होगी। तो फसल पकने में देरी कौन करेगा? नाइट्रोजन। फसल को जल्दी पकाने का कार्य कौन करेगा? फास्फोरस। फसलों की क्वालिटी कौन बढ़ाएगा? पोटेशियम। तो ध्यान रखना, भूसे और फसल के समय दोनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं। आगे हम बात करें दाने के आकार एवं भार में वृद्धि, यानी फसलों का दाना होता है उसके आकार और भार में वृद्धि का कार्य कौन करता है? तो वो करता है फास्फोरस। फास्फोरस तत्व फसलों के दाने के आकार एवं भार में वृद्धि कर सकता है, या हम कह सकते हैं कि दाने के अनुपात को बढ़ाता है। फास्फोरस तत्व है वो फसलों में दाने के अनुपात को बढ़ाता है। आगे मैं बात कहूँ दाने में चमक या दाने को सुडौल बनाने का कार्य कौन सा तत्व करता है। तो दाने में चमक का कार्य दो तत्व करते हैं, पोटेशियम और जिंक। पोटेशियम और जिंक दो तत्व ऐसे हैं जो दाने में चमक लाने का कार्य करते हैं। आगे हम बात करें, देखो आगे आता है पादपों में जड़ों का विकास। पादपों में जड़ों का विकास कौन सा तत्व करता है? तो पादपों में जड़ों का विकास करता है फास्फोरस। फास्फोरस तत्व पादपों में जड़ों का विकास करता है। आगे प्रश्न पूछा जाता है दलहनी फसलों में जड़ ग्रंथियों का निर्माण कौन सा तत्व करता है। तो दलहनी फसलों में जो जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं उन ग्रंथियों का विकास भी फास्फोरस तत्व करता है। पादपों में जड़ों का विकास और दलहनी फसलों में जड़ ग्रंथियों का निर्माण किसके द्वारा होता है? फास्फोरस के द्वारा होता है। आगे आता है जड़ ग्रंथियों में तत्व कौन सा पाया जाता है? पादप की जड़ ग्रंथि हैं या दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथि हैं, उनमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों में नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व? नाइट्रोजन तत्व। राइजोबियम नामक जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। आगे हम बात करें बीमारियों के प्रति प्रतिरोधकता। फसलों में रोग और कीटों के प्रति प्रतिरोधकता का कार्य कौन करता है? तो वो करता है पोटेशियम तत्व। पोटेशियम तत्व फसलों में रोग और कीटों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है। आगे लेकिन अगर बात की जाए कवक जनित बीमारी, अगर स्पेशल बात की जाए कवक जनित बीमारियों के प्रति, तो कवक जनित बीमारियों के प्रति प्रतिरोधकता का कार्य करता है कॉपर। जो कॉपर तत्व है वो कवक जनित बीमारियों के प्रति प्रतिरोधकता का कार्य करता है। आगे मैं बात करूँ सूखे के प्रति प्रतिरोधकता। सूखे के प्रति प्रतिरोधकता का कार्य करता है पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम पादप में रंध्रों का नियंत्रण करता है और रंध्रों पर इसका नियंत्रण, इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं, और यह सूखे के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है। आगे मैं बात कहूँ ऊर्जा संग्रहण का कार्य कौन सा तत्व करता है? प्रश्न पूछा जाएगा ऊर्जा संग्रहण। तो पादपों में ऊर्जा इकट्ठी या संग्रहण का कार्य फास्फोरस तत्व करता है, इसलिए फास्फोरस तत्व को ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसी कहा जाता है। आगे हम बात करें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व। अब देखो, एक तो हो गया ऊर्जा संग्रहण, एक हो गया ऊर्जा निर्माण या प्रकाश संश्लेषण या भोजन निर्माण। तो ऊर्जा निर्माण, प्रकाश संश्लेषण या भोजन निर्माण का कार्य कौन करता है? वो करता है मैग्नीशियम। कौन सा? मैग्नीशियम। तो अगर प्रकाश संश्लेषण की बात की जाए तो मैग्नीशियम, और ऊर्जा संग्रहण की बात की जाए तो कौन सा तत्व है? वो है फास्फोरस। आगे हम बात करें तिलहनी फसलों के लिए आवश्यक तत्व। प्रश्न डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि तिलहनी फसलों के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो सल्फर तत्व तिलहनी फसलों के लिए आवश्यक है, क्योंकि तेलों से जो सुगंध आती है वो सल्फर तत्व के कारण ही आती है।
आगे मैं बात कहूँ दलहनी फसलों के लिए आवश्यक तत्व, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, दलहनी फसलों को किस तत्व की अत्यधिक आवश्यकता होती है, तो वो है फास्फोरस, क्योंकि दलहनी फसलों में जड़ ग्रंथियाँ प्रमुख हैं और उन जड़ ग्रंथियों का निर्माण होगा वो फास्फोरस तत्व के कारण ही होगा। आगे मैं बात कहूँ सब्जियों में स्वाद हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है, सब्जियों में स्वाद हेतु, तो सब्जियों को स्वादिष्ट बनाने का कार्य करता है बोरोन, जो बोरोन तत्व है वो सब्जियों में स्वाद के लिए आवश्यक है। आगे बात करें एंथोसायनिन का घटक, प्रश्न पूछा जाता है कौन सा तत्व एंथोसायनिन का मुख्य घटक होता है, तो जो क्लोरीन तत्व है, क्लोरीन तत्व एंथोसायनिन का मुख्य घटक होता है। और जो एंथोसायनिन नामक वर्णक है वो पादपों में लाल रंग प्रदान करता है, पादपों में लाल रंग प्रदान करता है। जैसे बात करूँ गाजर का लाल रंग, तो किसके कारण होता है, एंथोसायनिन के कारण होता है। आगे देखिए बात करें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो तत्व आवश्यक है वो कौन सा है, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम तत्व नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पूछा जा चुका है कि पादपों के नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक तत्व कौन सा है, तो कौन सा है, वो मोलिब्डेनम है। आगे हम बात करें पादप रंध्रों का नियंत्रण, यानी पादप के रंध्रों पर नियंत्रण का कार्य कौन करता है, तो जो पोटेशियम तत्व है वो पादप के रंध्रों पर नियंत्रण का कार्य करता है। आगे हम बात करें पादपों में प्रजनन के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, या पादपों में जनन के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, तो वो है बोरोन, बोरोन तत्व पादपों में प्रजनन के लिए आवश्यक है। आगे बात कहूँ पादप कोश का वित्तीय का अवयव, यानी कौन सा तत्व पादप की कोश का वित्तीय का मुख्य अवयव है, तो वो है कैल्शियम, जो कैल्शियम तत्व है वो पादपों की कोशिका भित्ति का सबसे मुख्य अवयव होता है, यानी पादपों की कोशिका भित्ति है वो कैल्शियम तत्व के कारण बनी होती है। आगे अपन बात करें पोषक तत्वों की कमी के लक्षण, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है पोषक तत्वों की कमी के लक्षण से। तो देखो पोषक तत्वों की जो कमी के लक्षण है उन्हें सबसे पहले हम 3 पार्टों में विभाजित कर देते हैं। एक तो वे तत्व जिनकी कमी के लक्षण सर्वप्रथम निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं, एक वे तत्व जिनकी कमी के लक्षण मध्यवर्ती भागों पर दिखाई देते हैं, और एक वे तत्व जिनकी कमी के लक्षण ऊपरी एवं नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। तो वो डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि किस तत्व की कमी के लक्षण पादप के ऊपरी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, तो वो कौन कौन से तत्व हैं, NPK और मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम। सीधी सीधी बात कहें तो जो तत्व गतिशील होते हैं उनकी कमी के लक्षण ऊपरी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, निचली पत्तियों पर, यानी पादपों में जो तत्व गतिशील होते हैं उनकी कमी के लक्षण सर्वप्रथम निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं, और जो गतिहीन होते हैं उनके सबसे ऊपरी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, और जो मध्यम गतिशील हैं उनके मध्यवर्ती भागों पर दिखाई देते हैं। अब देखो हम बात करें निचली पत्तियों पर, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम तीनों ही तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा निम्न में से किस तत्व की कमी के लक्षण सर्वप्रथम पादप की निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं, तो कौन कौन से तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम। लेकिन अगर बात की जाए नाइट्रोजन के कारण क्या होता है, तो नाइट्रोजन के कारण पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, फास्फोरस के कारण बैंगनी पड़ जाती हैं, और जो पोटेशियम है पोटेशियम के कारण पत्तियां सूख जाती हैं, और मैग्नीशियम के कारण भी पीली पड़ जाती हैं। निचली पत्तियां पीली पड़ती हैं मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की कमी के कारण, बैंगनी हो जाती हैं फास्फोरस की कमी के कारण, और सूख जाती हैं पोटेशियम की कमी के कारण। ऐसे ही हम बात करें ऊपरी पत्तियां, तो ऊपरी पत्तियां झुलस जाती हैं बोरोन और कैल्शियम की कमी के कारण और पीली भी पड़ जाती हैं। आगे सबसे मोस्ट लक्षण जो पूछे जाते हैं वो है कि पत्तियां अंशाकार किस तत्व की कमी के कारण होती हैं, यानी पत्तियों का अंशाकार होना किस तत्व की कमी का लक्षण है, तो वो फास्फोरस की कमी का है। जब पादपों में फास्फोरस की कमी हो जाती है तो पत्तियां अंशाकार या दरांती नुमा हो जाती हैं। आगे हम बात करें निचली पत्तियों का बैंगनी एवं पर्पल रंग होना किस तत्व के कारण होता है, यानी पादप की जो निचली पत्तियां हैं वो बैंगनी और पर्पल रंग की किस तत्व की कमी के कारण होती हैं, तो उसका अपना राइट आंसर होगा फास्फोरस। फास्फोरस तत्व के कारण पादप की पत्तियां बैंगनी एवं पर्पल रंग की हो जाती हैं। आगे हम बात करें निचली पत्तियों का सूखना एवं गिर जाना, यानी किस तत्व की कमी के कारण पादप की निचली पत्तियां सूख कर गिर जाती हैं, तो वो कौन सा है, पोटेशियम तत्व है। आगे हम बात करें चाय में पीलापन, ये भी बहुत मोस्ट फैक्टर है और पूछ जाता है, चाय में पीलापन किस तत्व की कमी के कारण आता है, तो चाय में जो पीलापन आता है वो सल्फर तत्व की कमी के कारण आता है। एक बीमारी होती है TLO, तो चाय में जो TLO बीमारी है वो सल्फर तत्व के कारण होती है। तो ये थे अपने पोषक तत्वों की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। जय हिंद।